हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राज्य व्यवस्था का संविधान की विशेषताएं। देखिए खास बात यह है, जो लोग भी 2022 में पेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए पेट का एग्जाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांस बनते हैं कि आप आने वाली परीक्षाएं देंगे। देखिए होता क्या है कि इस बार आप देखिए कि जो लेखपाल का पेपर हो रहा है इसमें वैकेंसी है 8085, यानी लगभग 8000 वैकेंसी हैं और तब स्कोर जो है लगभग 64 नंबर पे लोगों के एवरेज में लिया गया है। तो अब आने वाले टाइम पे जैसा कि सुना जा रहा है 4000 वैकेंसी के आसपास लेखपाल की फिर से भरी जाएंगी। तो जब 8000 में 64 गया है तो इसका मतलब यह कि अगली बार आपको और भी इससे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो आप जो है आगे की परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। यानी जितनी वैकेंसी कम हुई उतने ही चांसेस आपके मतलब कम होंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर आपका स्कोर कम हुआ तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास चांस ज्यादा रहें, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप सारी परीक्षाएं दें, तो इधर आपको बहुत सीरियस पढ़ाई करनी होगी और एक एक क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो देखिए राज्य व्यवस्था यहां पर है और 5 नंबर की राज्य व्यवस्था आएगी, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। हालांकि लगभग ज्यादातर सेक्शन 5-5 नंबर के हैं, लेकिन उन चीजों में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि पेट के एग्जाम में जो टारगेट दिए जाते हैं, यानी जो टॉपिक दिए जाते हैं, उन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उस टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा जाता है। मतलब जो क्वेश्चन आसान है वो तो खैर बहुत आसान होगा, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप चीजों को ट्रिक बेस से पढ़ें और अच्छा पढ़ें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे कि जितनी भी चीजें बेहतर हो सकती हैं उस तरीके से पढ़ा जाएगा, और साथ साथ जो चीजें बच जाएंगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन कीजिए। जो चीजें बच जाएंगी, यानी जो चीजें मैं यहां पर नहीं करा पाऊंगा, उन चीजों को आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। आप वहां पर भी पूरी डिटेल में चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होगा अगर इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो जो विशेषताएं हैं, मतलब 8-10 विशेषताएं मैंने इस टॉपिक में ली हैं। हालांकि विशेषताएं बहुत सारी हैं पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। बाकी फालतू की बातों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आना वही है, क्योंकि फैक्ट ही पूछे जाते हैं। मतलब आपसे कोई ये उम्मीद नहीं की जा रही कि आप बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ें या कुछ आपसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला विशेषता है कि सर्वाधिक लंबा एवं लिखित संविधान है। देखिए जितने भी संविधान विश्व के हैं उन सभी संविधानों में भारत का संविधान लिखित रूप में सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, कितना, अगर हम शब्दों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख शब्द हैं इसमें। ठीक है, लगभग में है, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। 1.5 लाख शब्द जो हैं वो इस संविधान में हैं, और इन शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है वो किसका है? भारत का है। अगर हम अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो भी सबसे लंबा संविधान किस देश का है? भारत का है। और अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो भी सबसे लंबा संविधान किसका है? भारत का है। अच्छा, अगर लिखित संविधान की बात की जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा लंबा संविधान जो है भारत का है, तो सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो देखिए अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो अमेरिका का है। यहाँ पे अनुच्छेद कितने हैं? 7 आर्टिकल है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए कि ये लिखित संविधान कब बना था? 1789 में। ठीक है, जितने मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं इन चीजों पे आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको आप लिखते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। आर्टिकल के अनुसार, शब्दों के अनुसार सबसे छोटा संविधान किसका है? वो भी आपका आंसर अमेरिका को है। 7 अनुच्छेद है यहां पर। और अगर पूछे कि शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा संविधान किसका है, तो वो भी भारत का है। और अनुच्छेद के हिसाब से सबसे लंबा किसका है? ये भी भारत का है। तो दोनों में ही आपका आंसर भारत का आएगा। ये इसकी खास विशेषता है। ठीक है, तो देखिए कुछ और बेसिक बातें हैं, जैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि देखिए कुछ पार्ट बढ़ाए गए हैं पर संख्या आज भी 395 ही है। जैसे पार्ट का मतलब ये हो गया 39 का का, खा, गा, इस तरीके से बढ़ाया गया है, तो वो चीजें ज्यादा पूछी भी नहीं जाती हैं। हालांकि लगभग 450 के पार अनुच्छेद हो चुके हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप 395 भी याद रखिए। अच्छा, आर्टिकल 395 में वर्तमान में भाग कितने हैं? देखिए पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और तीसरी बात ये है कि पहले 8 अनुसूचियां थी, इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है,
तो ये अनुसूचियां लिखी। देखिए अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियों की खास बात यह है, इससे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अनुसूची 1 में क्या है, या अनुसूची 10 में क्या है, या अनुसूची 7 में क्या है। तो इस तरीके से आप टू द पॉइंट ये याद कर लीजिए कि किस अनुसूची में क्या है, ठीक है। अब देखिए 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो गई हैं? 12। तो एक चीज आप याद रखिए कि वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कब बढ़ी। देखिए अगर हम बात करें कि 9वीं अनुसूची जो थी वो कौन सी थी या कब बनाई गई, तो ये 1951 में बनाई गई और इसके लिए पहला संशोधन किया गया, ठीक है। मतलब 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई और किस रिलेटेड थी? ये भूमि सुधार रिलेटेड थी, ठीक है। किस थी? ये भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछे कि भारत का जो पहला संशोधन हुआ संविधान में, तो वो जो है किस रिलेटेड था? 9वीं अनुसूची थे, ठीक है। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है वो किसकी है? वो जोड़ी गई है 1985 में और इसके लिए 52वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 52वां हुआ था और ये किस रिलेटेड थी? दल बदल से, ठीक है। ये थी दल बदल प्रावधान से। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। अगर हम 11वीं की बात करें तो ये 1993 में जोड़ी गई और इसके लिए 73वां संशोधन हुआ और 73वां संबंध जो है वो पंचायती राज से है या ग्राम पंचायत से है और ये टॉपिक भी आपके पेट के एग्जाम में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 73वां हुआ और ये किससे है? पंचायती राज से। तो इसका संबंध किससे है? पंचायती राज से। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं भी 1993 में बनी और जिसके लिए 74वां संशोधन हुआ था और ये नगर पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस को आप नोट्स में अपने लिख लीजिए ताकि चीजें आपको बार बार ना पढ़नी पड़े। और ये वैसे भी बेसिक चीजें हैं, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए, इसलिए आप इन चीजों को लिखते भी रहिए, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बता रहा हूं। बाकी सारी चीजें आप अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आप सब याद रखिएगा कि सारी अनुसूची में क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है एकल नागरिकता। देखिए विशेषताओं में एकल नागरिकता। भाई एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता का मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास यूपी की नागरिकता है तो फिर उसे दिल्ली की नागरिकता नहीं चाहिए। अगर किसी के पास दिल्ली की नागरिकता है तो उसे यूपी की नहीं चाहिए। मतलब अगर आपके पास कहीं की भी नागरिकता है तो उस नागरिकता के बेस पे आप पूरे भारत में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकताएं चाहिए। इसी को हम कहते हैं एकल नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता ली कहां से गई है ये क्वेश्चन हो सकता है। वो ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। और एक और खास बात यह है कि एकल नागरिकता जो है, अगर एकल नागरिकता भारत में है तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? दोहरी नागरिकता मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति यूपी का है और उसको नागरिकता यूपी की प्राप्त है और वो जाके दिल्ली में रहना चाहता है और वहां की भी उसे नागरिकता प्राप्त करनी पड़ जाएगा, तो इस तरीके की नागरिकता को हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो एकल नागरिकता हमारे यहां से है और ब्रिटेन से है। एक चीज आप और याद रखिए, नागरिकता वाला जो पार्ट है वो भाग 2 में है, ठीक है। भाग 2। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से रिलेटेड ही हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। तो आप याद रखिए, भाग पूछे तो भाग 2 है, या आपसे पूछे भाग 2 का संबंध किससे है तो आप कहेंगे नागरिकता से। या आपसे पूछे भाग 2 के अंतर्गत कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं तो 5 से 11 तक के आते हैं। और एकल नागरिकता ली कहां से गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ये भी एक खास विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, यहां पर जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगला टॉपिक है संसदीय प्रणाली, ठीक। संसदीय प्रणाली की खास बात यह है कि यहां पर संसद एक है, ठीक है। और संसदीय प्रणाली का मतलब सिर्फ केंद्र से नहीं है, इसका संबंध राज्य की विधान परिषद या विधान पालिका से भी है। कि यहां पर जिस तरीके से संसद में अगर हम बात करें तो संसद में क्या क्या आता है भाई, केंद्र के स्तर से देखेंगे
तो लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, इससे संबंधित आप आर्टिकल भी याद कर लीजिए। लोकसभा जो होती है वो आपकी जो है, देखो संसद की बात करें तो जो संसद है, अगर अनुच्छेद देखा जाए तो आपके 79 आर्टिकल में है। राज्यसभा की बात की जाए तो आपकी जो है 80 में है, और लोकसभा की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद जो है वो 81 में है। ये तीनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, और इसकी ट्रिक होती है सरल। ठीक है, सरल। तो ये तीनों अनुच्छेद हैं। तो संसदीय प्रणाली जो है वो भारत में है, भारतीय संविधान में इसकी विशेषता है। और इसी तरीके से राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। तो इस तरीके की प्रणाली जो है वो अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई। देखिए, भारत में जो संविधान बना उसके कई सारे स्रोत हैं, कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कोई बाह्य स्रोत हैं। तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत होना भी इसकी एक विशेषता है, मतलब कई सारे स्रोत होना भी इसकी एक विशेषता है। तो अगर देखें संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है तो वो ब्रिटेन से ली गई है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 आर्टिकल भी आप याद रखिए। देखिए, चीजें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए हैं, पर उतनी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मतलब उतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं कि जो सब चीजों को बताया जाए, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर चीजें जो है नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, बाकी चीजें जब डिस्क्राइब होता रहेगा तो चीजें और भी बेहतर आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, वयस्क मताधिकार। देखिए, वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो मत देने का अधिकार है वो वयस्क होने पर है। अब उसकी जो आयु रखी गई है, जो उसकी एज रखी गई है वो कितनी है? वो रखी गई है 18। ठीक है, 18 वर्ष। पहले ये कितनी थी? पहले ये थी 21 वर्ष। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और बनता है कि कब, यानी 61वें संशोधन द्वारा जो कि हुआ था 1989 में, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वें संशोधन कब हुआ? 1989 में। मतदान की आयु पहले कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। 61 से एक क्वेश्चन और याद रखिए, एक 61 नंबर का अनुच्छेद भी है। ठीक है, और 61वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। ये क्वेश्चन हालांकि इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 61वां अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है, और 61वां संशोधन जो है जो कि 1989 में हुआ था, ये मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर इसमें 18 कर दी गई थी। इस चीज को भी आप याद रखिए। देखिए, चीजों को बहुत डिटेल में जानने से कोई फायदा नहीं है, और अगर ऐसा जानना भी है तो चीजों को जो है धीरे धीरे जब प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो जब प्रैक्टिस आपकी करवाऊंगा तो फिर आप चीजों को और भी क्वेश्चन जो उससे बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। यहां पर सिर्फ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न स्रोत देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान के कई सारे स्रोत हैं। अब ये स्रोत होना भी संविधान की एक विशेषता है, यानी कि इसके कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कुछ इसके बाह्य स्रोत भी हैं। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत का मतलब जो भारत से ही ले लिए गए, और बाह्य स्रोत का मतलब जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत की बात करें तो आप एग्जांपल में देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, भारत में जितने भी संविधान के प्रावधान हैं उसमें ज्यादातर प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बाकी की चीजें जो हैं वो अलग अलग देशों से ली गई हैं। जैसे आप मौलिक अधिकार की बात करें तो वो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो रूस से लिए गए हैं, नीति निषेध तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, संस्थात्मक प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपका अमेरिका से लिया गया है। तो मतलब विभिन्न जो है स्रोत हैं। और बाह्य स्रोतों में आपको बताए हैं कि जैसे मान लीजिए यूएसए से लिया गया है, रूस से लिया गया है,
आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, रूस से आपके मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है, और अमेरिका से आपके जो है वो न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, ठीक है। स्रोत का जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोत से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, कौन सी चीज कहां से ली गई है, पर चीजें बहुत सारी हैं। तो यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि हमको यहां सिर्फ ये जानना है कि इसकी विशेषताएं क्या है, इस टॉपिक, ये टॉपिक अपने आप में अलग टॉपिक है, ठीक है, तो फिर काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इन चीजों को आप सिर्फ देखिए कि ये विभिन्न स्रोत होना भी भारत की एक जो है खास विशेषता है, ठीक है। अब देखिए अर्धसंघात्मक एवं एकात्मक, ठीक है। देखिए इन सब चीजों को लिखते रहिए, इनका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये चीजें बाद में आपको जो है याद करने की काफी हेल्प करेंगी, क्योंकि बार बार चीजों को पलटना, अगर आपके नोट्स बने आप सब नोट्स को पलट लीजिए, उसको याद कर लीजिए और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अर्धसंघात्मक एवं एकात्मक, देखिए अर्धसंघात्मक एकात्मक, संघात्मक मतलब क्या, भारत राज्यों का संघ है, मतलब यहां पर राज्य के पास अपनी पावर है, केंद्र के पास अपनी पावर है, मतलब सभी लोग जो है वो संघ हैं। और संघ का मतलब क्या है, सबके पास अपनी अपनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब केंद्र स्तर पर केंद्र के पास अपनी पावर है और राज्य स्तर पर राज्य के अंदर पावर है। पर अर्धसंघात्मक एवं एकात्मक का मतलब क्या हुआ, एकात्मक का मतलब ये हुआ कि अगर विशेष परिस्थिति हो, यानी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जैसे इमरजेंसी वगैरह आ जाए, तो उस स्थिति में एकात्मकता का भी प्रावधान है, यानी उस स्थिति में राज्य के पास पावर खत्म हो जाती है और केंद्र के पास पूरी पावर आ जाती है, और उस समय आपको केंद्र के बनाए हुए कानून जो है मान्य करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो एकात्मक का मतलब यह हुआ कि विशेष परिस्थिति में केंद्र के पास सुप्रीम पावर का आ जाना, और वैसे संघ का मतलब यह हुआ कि सभी राज्यों का अलग अलग एक संघ के रूप में भारत में रहना, या उनका जो भी एक्सिस्टेंस है, जो भी उनका वर्चस्व है वो होना, ये संघात्मक प्रणाली होती है। और एकात्मक प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जो है किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र के पास ज्यादा पावर का हो जाना, ठीक है। देखिए सिर्फ इसमें समझना यह है कि पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा अर्धसंघात्मक है, या फिर आपसे कह दे अर्धसंघात्मक या एकात्मक, तो ये अगर ऑप्शन में मिले तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आपको सिर्फ समझना यह है कि भारत में जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है, संघ को राज्यों का संघ कह सकते हैं, ठीक, और ये यूनियन वाला संघ है, ठीक है। और एकात्मकता को मतलब विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास पावर का ज्यादा होना, मतलब उसका मेन रोल ये है ना कि जब कोई विशेष परिस्थिति आए या नहीं भी आए तो पूरे देश को एकजुट बांधने में भी केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि कल को अगर राज्य के पास सारी पावर दे दिया है और ये एकात्मकता ना हो तो चीजों को जोड़ने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी बनाई गई है। तो भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक एवं एकात्मक है, इस चीज को भी आप समझ लें, ठीक है। कठोर एवं लचीला, ठीक है, कठोर एवं लचीले की खास बात क्या है, देखिए भारत का संविधान कठोर है वो इस प्रोस्पेक्ट से कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचा क्या होता है, देखिए मूल ढांचा ये है जैसे मौलिक अधिकार आपके हैं, अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये संविधान की कठोरता का एक एग्जाम्पल है। यानी कोई भी राज्य, और राज्य का मतलब हुआ केंद्र सरकार, राज्य का मतलब हुआ राज्य सरकार, राज्य का मतलब हुआ लोकल बॉडीज स्थानीय स्वशासन, राज्य का मतलब हुआ कोई आईएएस ऑफिसर, राज्य का मतलब हुआ कोई पीसीएस ऑफिसर, या कोई जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी या जितनी नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, इस तरीके के लोग कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिस कानून से आपका मौलिक अधिकार या आपका जो है संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा हो। तो इस चीज में आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि संविधान आपका एक कठोर नियमों का सेट है, या उसका जो है एक संघ है, लेकिन साथ में लचीला भी है। तो लचीला का मतलब ये हुआ कि विभिन्न परिस्थितियों में अगर जनता चाहती है और ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां भी उस चीज के लिए अलाउ कर रही हैं, तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। 368 के तहत संविधान का अनुच्छेद जो है 368 वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। भाई देखिए भारत में सबसे बड़ी पावर किसके पास है, संविधान के पास, लेकिन संविधान से भी बड़ा कौन है,
जनता। अगर जनता ऐसी मांग कर रही है और सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि ये चीजें परिवर्तित होनी चाहिए, तो उसमें यह परिवर्तन कर सकते हैं। तो 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकते हैं। संशोधन आपको पता है 3 तरीके से संशोधन होते हैं। पहला तरीका साधारण बहुमत से, दूसरा तरीका विशेष बहुमत से, तीसरा तरीका विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। तो इस तरीके से संशोधन हो सकता है, इसलिए इसे हम लचीलापन कह सकते हैं। और मूलगत ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि वो कठोर है। तो संविधान लचीला एवं कठोर है, ये भी उसकी एक विशेषता है। तो इस चीज को भी आप याद रखें। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, आपको बताया कि मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, ये संविधान की विशेषता है। और मौलिक अधिकार दे देना, इसका मतलब यह है कि राज्य से या केंद्र से या सरकार से आपकी रक्षा करना। ठीक है भाई, एक बात है, अगर सरकार सारी पावर उसके पास आ जाए और आपके पास कोई पावर ना हो, तो सरकारें उसका गलत फायदा भी उठा सकती हैं। तो आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा फायदा एक इंसान का क्या है, तो वो सरकार से उसका फायदा होना, यानी कि सरकार से उसका बचाव हो जाना। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि आप किसी पार्टी को मानते हैं, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में है, तो वो आपके बोलने का अधिकार बंद कर दे, या आपके कहीं जाने का अधिकार बंद कर दे, या आपके किसी मूलभूत अधिकार को खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा होने लगे तो सोचिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आम आदमी को। तो सरकार से बचाना या सरकार के किसी भी मतलब शोषण का शिकार हम ना हो, या बहुत ज्यादा एट्रोसिटी जो है ना हो पाए, तो उसके लिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार भाग कौन सा है? भाग है 3, और अनुच्छेद कहां से कहां है? 12 से लेकर 35 तक। और ये टॉपिक भी आपका है। देखिए, जब मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और तब हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अधिकार से कौन कौन से आर्टिकल हैं, और उन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहां सिर्फ इतना जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार जो है कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, तो मतलब इस टॉपिक में बहुत ज्यादा चीजों को डिस्कस इसलिए भी नहीं कर रहे हैं ताकि चीजें जो है बहुत ज्यादा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, और फिर चीजें जब बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाती है तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, खासतौर से इंसान बोर भी होने लगता है। तो वो चीजें छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ जो है आप बेसिक चीजों को पढ़िए, और वैसे भी जब आगे क्लासेस चलेंगे तो बाकी चीजें आपकी और भी चीजें डिस्कस होती रहेंगी। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, इस टॉपिक को यहां लिख देते हैं कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, ये भी एक विशेषता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, पर जब भी कोई बात ऐसी आएगी जो धर्म से रिलेटेड होगी, और ऐसा अगर आप धर्म के माध्यम से किसी का कोई शोषण कर रहे हैं, तो भारत की जो न्यायपालिका है वो धर्म से ऊपर उठ के उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। जैसे अगर आपका कोई धर्म है तो आपको ये पूरी आजादी दी गई है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस धर्म की आड़ में किसी का कोई शोषण करें, या अमानवता वाला, जिसमें क्रूरता हो, अमानवता हो, ऐसा कोई कार्य करें, और आप कहते हैं साहब ये तो मेरा धर्म है, तो उस पे भारत का संविधान जो है वो तटस्थ है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बायस्ड होके चीजों को, मतलब बिल्कुल जो है कोई भी आपका कोई पक्ष ना लेके सीधे सीधे कानून के दायरे में आके चीजों का फैसला सुना सकता है। आप समझिए कि मतलब कोई धर्म नहीं है भारतीय संविधान का। ठीक है ना, वो सारे धर्मों को मानता है और सारे धर्म उसके लिए बराबर हैं, पर धर्म की आड़ में कोई भी गलत काम अगर हो रहा है, या सुप्रीम को लगता है कि इससे किसी भी आदमी में, किसी भी समुदाय का शोषण हो रहा है, या किसी भी, जैसे आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लीजिए, कि इस चीज को भी अगर खत्म किया गया, अगर आप धर्म के माध्यम से देखते तो वो कह सकते थे कि ठीक है साहब हमारे धर्म की बात है, पर यहां पर धर्म की बात नहीं, यहां पर मानवता की बात थी, और उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने धर्म से हटकर मूल अधिकारों को देखते हुए फैसला सुनाया और उस चीज को खत्म किया। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत का कोई देश मतलब धर्म नहीं है, पर वो सारे धर्मों को मानता है, और साथ साथ धर्मों से तटस्थ होकर कोई भी चीजें करता है, उसका फैसला सुनाता है। ठीक है, एक और देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? भाई भारत में कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका का मतलब भाई मंत्रिपरिषद हो गया, कैबिनेट आपकी हो गई, सारे मंत्री हो गए, संसद हो गई। इसमें सब में क्या होता है? ये सब कार्य करते हैं, सब लोग योजनाएं बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि जितने भी कानून बनते हैं उनका संरक्षण करना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये काम अलग है। तो न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। देखिए संसद की बात की जाए तो संसद कानून बनाती है, पर उस कानून का पालन करवाना, उसको पूरे देश में लागू करना, उसके लिए मतलब चीजों को सही तरीके से बनाना, ये सारा काम किसका है? ये न्यायपालिका का है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, उसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। एक मौलिक कर्तव्य भी लिख लीजिए, ये भी भारत में दिए गए हैं। ठीक है, इन चीजों को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, आपको नीति निषेध तत्व भी दिए गए हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी। आगे के टॉपिक जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, इन सब चीजों के बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। तब तक आप इन चीजों को नोट्स के रूप में लिख लीजिए और अगर कोशिश कीजिए कि बेसिक चीजें कम से कम आप अपने बुक से भी पढ़ें ताकि और चीजें और बेहतर हो सकें। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जान कीजिए क्योंकि वहां पर जो चीजें छूट जाएंगी यहाँ पर उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और पेट को आप सीरियस लीजिए क्योंकि पेट के एग्जाम में इस बार बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने को नहीं मिला। वजह सिर्फ ये थी कि उनका पेट में स्कोर कम था और जहां पर वैकेंसी कम आएंगी वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि 20 या 30 गुने बच्चे ही लिए जाते हैं और वैकेंसी के 30 गुने का मतलब ये हुआ कि डिपेंड फिर आप हो जाएंगे कि वैकेंसी कितनी आ रही है। तो अगर कोई अच्छा एग्जाम जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम अगर आया और लोअर पीसीएस में वैकेंसी अक्सर कम होती हैं, अगर 600-700 भी हुई और उसका हम 30 गुना निकालें तो 18,000 लोगों के अंदर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, इसको सीरियस लीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, मतलब 80% स्कोर तो आप कम से कम करिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत रहा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।